गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज जैन साइंस कैटलिस्ट के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, आज हम बात कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट बीएससी सेमेस्टर थर्ड में स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें मार्किंग जो है 100 में से 100% हम मार्क्स गेन कर सकते हैं यदि हमारा क्वेश्चंस बिल्कुल सही जाए तो। देखिए, बूंद बूंद करके ही घड़ा बढ़ता है, तो सारी चीजें हमें ग्रिप में करनी है। इससे पहले यूनिट फर्स्ट के कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा था, वो क्लास आपने पढ़ ली होगी। आज हम बात कर रहे हैं अनदर क्वेश्चंस की, यूनिट फर्स्ट के ही, और ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, और आप इनको पढ़ेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा और एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही होते चले जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसका स्टेटमेंट है? दैट मींस ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका कथन है? अब ये बात है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसका कथन है। द्रव्यमान, पहला ऑप्शन है कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण है कि? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है, बिल्कुल दिमाग में बात नहीं आनी चाहिए। बात दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण नियम, बिल्कुल सही बात है। जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या कहलाता है? ऊर्जा संरक्षण नियम कहलाता है। एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी नहीं हो सकता। लॉ फ्लो ऑफ हीट, नो। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroy, only it transform from one form to another form। ये हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं छोटी क्लासेस से। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इसी को ही क्या कहते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलिए, प्रथम गति का मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की बात ही चल रही है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? आपने पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ में क्यू हीट दें, यदि हम सिस्टम को क्यू हीट दें तो उसके इंटरनल एनर्जी में चेंजेज होगा, डेल्टा यू प्लस सिस्टम द्वारा वर्क किया जाएगा माइनस डब्ल्यू। मैंने क्या लिख दिया? माइनस डब्ल्यू। सिस्टम द्वारा कुछ ना कुछ वर्क होगा, और जब सिस्टम वर्क होता है दैट इज एक्सपेंशन वर्क, प्रसार कार्य कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? प्रसार कार्य कहलाता है। प्रसार होगा गैस का, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया, वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क ऑन द सिस्टम मतलब सराउंडिंग वर्क कर रहा है सिस्टम पर, तो वो होगा पॉजिटिव। या नेगेटिव होगा तो इसको क्या लिखेंगे? Q बराबर डेल्टा U माइनस डब्ल्यू हो गया। और ये डेल्टा U में पूछ रहा है रिलेशन, तो मैं क्या लिख दूंगा? Q प्लस डब्ल्यू। ये रिलेशन हमारा निकल कर आ जाएगा Q प्लस डब्ल्यू। अब आप देख लें इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है भाई, कौन सा ऑप्शन है? माइनस डब्ल्यू, ये हो गया Q प्लस डब्ल्यू। ये वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया? करेक्ट आंसर यहां पर अपने को मिल जाएगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है। इनको देखें, हर स्टेप बाय स्टेप हमको समझनी है, चीजों को रटना नहीं है। हम समझेंगे तो बढ़िया ढंग से हमारे माइंड में सेट होती चली जाएंगी। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। अब देखिए, आदर्श गैस जो आइडियल गैसेज है, इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंडेंट ऑन, आइडियल गैसेज है। आइडियल गैसेस का क्या मतलब है? इनमें ना तो कोई रिपल्सन फोर्स लगता है, और इसमें जो है नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें जो रिपल्सन और अट्रैक्शन की बात आइडियल गैसेस में नहीं होती है। पहली बात तो हमारे ये समझ में दिमाग में बैठनी चाहिए, जब भी हम बात करेंगे आइडियल गैसेस की, तो यहां पर ना तो क्या हो रहेगा? रिपल्सन फोर्स वर्क करता है, ना अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। इसलिए जो आइडियल गैस के लिए
पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो। और ये हम कह सकते हैं कि जो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी भाई टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। टेम्परेचर का, इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का। टेम्परेचर आप इंक्रीज कम करेंगे तो इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन होगा, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस आएगा। तो जो आंतरिक ऊर्जा केवल दाब पर कोई निर्भर नहीं करती, आयतन पर निर्भर नहीं करती, किस पर निर्भर करेगी, तापमान पर निर्भर करेगी। ओनली किस पर निर्भर करेगी, याद कर लेना, तापमान पर निर्भर करेगी। तो ये आप नोट कर लें, तापमान पर निर्भर करेगी। एंथैल्पी की परिभाषा है, अब पहली बात तो एंथैल्पी को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, एंथैल्पी को डिनोट किया जाता है H से। एक बात तो ये हो गई कि एंथैल्पी को हम क्या लिखते हैं, H से लिखते हैं एंथैल्पी को। H बराबर क्या होता है, H बराबर क्या होता है, U प्लस पीवी इंटरनल एनर्जी। H बराबर क्या है, H बराबर U प्लस पीवी होता है। U क्या है, U आप सब जानते हैं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, जिसको क्या कहेंगे, आंतरिक ऊर्जा। और P क्या है, प्रेशर, दाब, जिसको बोला जाता है। V क्या है भाई, वॉल्यूम, इसको क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो ये जो है एंथैल्पी क्या होती है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट का क्या रहती है, सम रहती है। एंथैल्पी का फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए, H बराबर U प्लस पी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे साथ ही साथ। आंतरिक ऊर्जा की इकाई है, अब देखिए आंतरिक ऊर्जा की क्या इकाई होती है, जूल है क्या, बिल्कुल है सर। अरे ये तो कैलोरी भी आ गया भाई, कैलोरी भी होता है क्या, बिल्कुल, ये एसआई यूनिट में है, एसआई सिस्टम में। अर्ग ये भी होती है, ये भी किस में, सीजीएस में ये भी होती है। और इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया सर। आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ दीज। एक कैलोरी बराबर पता है आपको, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होते हैं, और 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू पावर -7 जूल होते हैं। क्या होते हैं, 10 टू पावर -7 जूल। ये रिलेशन भी भाई अपने को पता होना चाहिए, सभी बच्चों को इसके बारे में नॉलेज हमें होनी चाहिए कि जूल, कैलोरी, अर्ग हम कोई भी कह दें, सारी किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट कहलाती है। और एक कैलोरी बराबर क्या होता है, 4.18 जूल होता है। एक अर्ग बराबर क्या होता है, 10 टू पावर -7 जूल होता है। तो नोट कर लिया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊष्मा धारिता की इकाई है, बताइए भाई, ऊष्मा धारिता क्या होता है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का मतलब क्या, एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अंतर है भाई दोनों में, दोनों में अंतर है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी, हीट की आवश्यकता होगी, ऊष्मा धारिता। और इकाई द्रव्यमान का ताप बढ़ाएं, हम 1 किलोग्राम ले लें, 1 ग्राम ले लें, इकाई द्रव्यमान का ताप बढ़ाएंगे, डेट इज स्पेसिफिक हीट कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा कहलाएगी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्मा धारिता, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विशिष्ट ऊष्मा धारिता। अब ये विशिष्ट ऊष्मा धारिता की बात नहीं कर रहा है, कंफ्यूज होंगे स्टूडेंट, इसको जरूर 100% गलत करेंगे। इस पहला देखा कि हीट टू राइज यूनिट मास 1 केल्विन, इकाई द्रव्यमान का ताप 1 केल्विन बढ़ाने की ऊष्मा, टिक मार्क दिया। और जैसे ही यहां आपने इसको टिक करा, एग्जामिनर ने क्या कर दिया, गलत कर दिया। क्यों कर दिया, that is definition of
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां जो है हीट कैपेसिटी क्या है, उत्तर क्या होगा, ये वाला, हीट टू रेज टेम्परेचर बाई 1 केल्विन और 1 केल्विन, ये होगा, ये अपना आंसर होगा इसका। ये नोट कर लें कि 1 केल्विन से ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी वो भाई क्या कहलाएगी, हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये उत्तर अपना हो जाएगा। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता बहुत ही सिंपल है, हर बच्चा जानता है, भी कौन बच्चा नहीं जानता इसको, पहले अपने गाल पे भाई थप्पड़ लगा लेना अगर नहीं जानते हो तो। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता, स्थिर आयतन की बात कर रहा हूं, क्या कहलाती है, सीवी कहलाती है। क्या कहलाएगी, सीवी कहलाएगी। और अब स्थिर दाब पर भी जरूर आना चाहिए, हमें स्थिर दाब पर भी पूछा जाता है कि स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, दाब की बात करेंगे, देखिए आयतन वॉल्यूम और दाब प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सीपी, बी हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन इसका हो गया, सीपी हो गया। तो ये इस प्रकार से हो गया, तो ये नोट कर लें। चलिए, सीपी और सीवी का बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है। सीपी और सीवी में क्या रिलेशन है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। सीपी माइनस सीवी, ये ऑप्शन है, ये नहीं होता सीवी माइनस सीपी, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर कहलाता है। और क्या कहलाता है, मेयर रिलेशन, मेयर रिलेशन भी कहलाता है। हिंदी में भी लिख देता हूं, मेयर का संबंध, ये क्या कहलाता है, मेयर रिलेशन भी कहलाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। सीपी अपॉन सीवी का अनुपात क्या कहलाता है। अच्छा, अब देखिए सीपी अपॉन सीवी का रिलेशन अभी हमने देखा कि सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, और यदि हम कहें सीपी अपॉन सीवी, ये किसके बराबर है, गामा के बराबर होता है, पॉइजनस रेशो कहलाता है। पॉइजनस रेशो गामा, ये किसके बराबर है, गामा के बराबर है भाई, ये गामा के बराबर कहलाता है। जूल का नियम क्या कहता है, अब इस पर आ जाइए, जूल का नियम क्या कहता है। अभी हमने बात करी थी कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, इसको प्रैक्टिकली प्रूव किसने किया भाई, जूल ने किया, कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। एक क्वेश्चन आया था अभी इससे पहले, वो आपने देख लिया था कि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है, तो यू डिपेंड ओनली टेम्परेचर, ये कौन बताता है, ये जूल बताता है। जो यू जो है किस पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर। इसको प्रैक्टिकली प्रूव किसने किया, यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, किसने करा ये बताया भाई जूल ने, जूल ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जूल का नियम कहते हैं। ये नहीं होगा दाब पर, आयतन पर, केवल ताप पर निर्भर करता है। जूल थॉमसन गुणांक क्या है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, इसको कहते हैं म्यू जेटी, बराबर क्या होता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी एच, ये होता है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एट कांस्टेंट एंथैल्पी, तो ये रिलेशन देख लो, ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट कहलाता है, डेल्टा टी अपॉन डेल्टा पी और कांस्टेंट एच। देखना भाई, डेल्टा टी डेल्टा पी, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, वी ना, डेल्टा टी पी और एच ये है, डेल्टा ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं, ये हो गया, ये आंसर अपना निकल कर आ गया, बी वाला, बी अपना आंसर है। आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी होता है, बताइए भाई, आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि कोई रिपल्सन फोर्स वर्क नहीं करता, कोई आदर्श गैस के लिए कोई अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करता, म्यू जेटी 0 होता है, और इससे नीचे कूलिंग होती है, और इससे ऊपर चलेंगे तो क्या हो जाती है, हीटिंग हो जाती है। तो म्यू जेटी
क्या होता है आदर्श गैस के लिए 0 होता है, और इसके लिए हम क्या कहेंगे 0 है भाई। तो नोट कर लेना, इसको भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर ले। तो ये नोट कर लिया होगा कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए म्यू जेटी बच्चों कितना माना जाता है, म्यू जेटी फॉर आइडियल गैस कितना है 0 है। दैट मीन्स कि जब आइडियल गैस का एक्सपेंशन करेंगे किस पर, कांस्टेंट एंथैल्पी पर, तो क्या होगा, क्या होगा कि ना तो उसका हीट अप होगा ना कूलिंग होगी, तो वहां म्यू जेटी क्या कहलाएगा 0 कहलाएगा। आदर्श गैस का एक्सपेंशन करेंगे तो ना तो हीटिंग होगी ना कूलिंग होगी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, यही तो बताया था। म्यू जेटी क्या है, म्यू जेटी है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा क्या है पी एट कांस्टेंट एच। ये अभी हमने देखा था, ये स्लाइड में हमने देखा था कि डेल्टा टी, ये वाला डेल्टा टी जो है क्या है इससे ऊपर, ये भी हम देख रहे थे, तो ये बात अभी हमने करी थी यहाँ पर। तो इसका मतलब जब कांस्टेंट एंथैल्पी पर इसका एक्सपेंशन करेंगे आइडियल गैस का, कोई हीटिंग कूलिंग नहीं होती है, सो म्यू जेटी कितना माना गया है बच्चों 0 माना गया है। म्यू जेटी क्या होगा 0 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच, इन्वर्जन टेम्परेचर पर क्या होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर पर साइन चेंज होता है। साइन चेंज कैसे होता है इन्वर्जन टेम्परेचर पर, इन्वर्जन टेम्परेचर पर जो है इससे नीचे कूलिंग चालू हो जाती है, इससे ऊपर क्या हो जाती है हीटिंग चालू हो जाती है, तो म्यू जेटी का क्या होता है साइन चेंज हो जाता है हीटिंग और कूलिंग का। म्यू जेटी कितना होता है 0 होता है, यही तो बात कर रहे थे। इन्वर्जन टेम्परेचर पर म्यू जेटी 0 होता है, इससे नीचे ऊपर करेंगे, नीचे एक्सपेंशन करेंगे तो कूलिंग चालू हो जाएगी, इससे ऊपर टेम्परेचर पर क्या हो जाती है हीटिंग हो जाती है। तो म्यू जेटी पर जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो क्या होता है इन्वर्जन एट इन्वर्जन टेम्परेचर म्यू जेटी क्या है जूल थॉमसन कोएफिशिएंट क्या होता है 0 होता है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन किसके बराबर होगा, वर्क डन होगा W इज इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1, या ये ऐसे भी लिखा मिलेगा माइनस nRT ln V2 अपॉन V1, इस प्रकार से भी लिखा मिलेगा कि ये क्या बता रहा है माइनस जो साइन है वो क्या बताता है वर्क डन बाय द सिस्टम, माइनस साइन हमें क्या बताता है कि माइनस साइन वर्क डन बाय द सिस्टम, ये माइनस साइन को इंडिकेट करता है, माइनस साइन को बताता है। समतापी प्रक्रिया में डेल्टा यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, भाई सोचो भाई जल्दी से बताए। हाँ भाई समतापी प्रक्रिया में डेल्टा, अभी बात हमने कर रहे हैं शुरू से ही हम कि क्या बात कर रहे हैं बच्चों कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। और यहां पर जो बात आ रही समतापीय आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 रहेगा, डेल्टा टी क्या रहेगा 0 है, जब टी 0 है तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या आएगा 0 ही तो होगा भाई, ये क्या होगा 0 ही होगा। डेल्टा टी क्या है 0 है, कैसा प्रोसेस है आइसोथर्मल, और आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का मतलब क्या है टी कांस्टेंट रहेगा, यहाँ टी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा स्थिर रहेगा, और टी कांस्टेंट रहेगा तो यू किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का, टी 0 तो यू भी 0 होगा। समतापी विस्तार में अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर होती है, अब ये बताइए। अभी हमने लिखा था कि डेल्टा यू, देखिए डेल्टा यू बराबर क्या है Q प्लस W, डेल्टा यू बराबर किसके Q प्लस W,
तो यहां पर आप देखिए समतापीय विस्तार में अवशोषित ऊष्मा बराबर होती है। प्रक्रम कैसा है हमारा, आइसोथर्मल प्रक्रम है। और आइसोथर्मल में डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, और सही लिख देता हूं इसको, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, जीरो रहेगा। और जब डेल्टा टी जीरो, यू किस, टी किसका फंक्शन है, या मैं कहूं यू किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का, तो इंटरनल एनर्जी में तो चेंजेस क्या आएगा, जीरो। डेल्टा यू में चेंजेस भी क्या होगा, जीरो। और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस, देखिए समझकर हमें कंसेप्ट को समझना है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू। अवशोषित ऊष्मा किसके बराबर हो जाएगी, नेगेटिव वर्क के हो जाएगी। या नेगेटिव वर्क कहाँ है, ये रहा, माइनस डब्ल्यू के हो जाएगी। ये आंसर अपना निकल कर आ जाएगा, किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। नोट कर लें। एडियाबैटिक प्रक्रिया में ऊष्मा विनिमय होता है। एडियाबैटिक मतलब होता है रुद्धोष्म प्रक्रम, हिंदी में कहेंगे इसको क्या कहते हैं, रुद्धोष्म। रुद्धोष्म कहते हैं एडियाबैटिक को। इसमें एडियाबैटिक में क्या होता है, ऊष्मा का कोई विनिमय नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है, मतलब Q बराबर जीरो होता है। तो ये क्या हो गया, जीरो। यहाँ पर एडियाबैटिक के लिए मैं क्या लिखूंगा, फॉर एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जो प्रोसेस है इसके लिए Q बराबर क्या रहता है भाई, जीरो रहता है। ऊष्मा में कोई एक्सचेंज बच्चों नहीं होता है। तो नोट कर लेंगे आप इसको भी। एडियाबैटिक समीकरण है, एडियाबैटिक इक्वेशन, एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होती है, क्या रहती है, पीवी गामा। गामा बताया था सीपी अपॉन सीवी का रेशो, पॉइजनस रेशो होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गामा इज इक्वल टू क्या होता है, सीपी अपॉन सीवी होता है। ये हम लिख सकते हैं। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, इसी प्रकार से भी हम इसको लिखा जा सकता है। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एडियाबैटिक विस्तार में कार्य अधिक होता है कम होता है, क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ऊष्मा का कोई एक्सचेंज यहां पर नहीं होता है, तो इसका मान क्या आएगा, कम आएगा। एडियाबैटिक प्रक्रिया में डेल्टा यू बराबर होता है, डेल्टा यू, देखो क्या, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फोर एडियाबैटिक मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम, इसको हम क्या बोलेंगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसके लिए जब रुद्धोष्म प्रक्रम की मैं बात करूंगा, Q बराबर बच्चों जीरो, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। तो यही आंसर कह रहा है कि डेल्टा U किसके बराबर है, W के बराबर है। ये देखिए समतापी प्रक्रिया में डेल्टा H होता है, अच्छा क्वेश्चन है। समतापी प्रक्रिया में डेल्टा H बराबर क्या होता है, बोलो भाई, डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी, यही तो पढ़ रखा है। H बराबर U प्लस पीवी होता है सर, ये पढ़ रखा है हमने। H बराबर U प्लस पीवी आपने पढ़ रखा है। और मैंने इसको ऐसे लिख दिया, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी। और डेल्टा H बराबर क्या होता है, डेल्टा U प्लस डेल्टा पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, RT। ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा RT, या इसको ऐसे लिख सकता हूं, NR डेल्टा T। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और प्रक्रम कैसा है, समतापी है। समतापी के लिए डेल्टा टी क्या हो गया, जीरो, तो ये सारा जीरो हो गया। तो डेल्टा एच पूछा इन्होंने कि डेल्टा एच किसके बराबर होगा, डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू हो गया। ये देख लो, डेल्टा एच बराबर क्या हो गया, डेल्टा यू। देखो भाई, आंसर निकालें।
और सर एक बात और भाई यहाँ पर समझो, डेल्टा टी तो 0 कर दिया, और यू किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो डेल्टा एच बराबर यू, और यू भी क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। यू किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का। जब टेम्परेचर 0 तो यू भी 0। मैं क्या लिखूंगा इसको? डेल्टा यू आल्सो 0, और डेल्टा एच बराबर क्या होएगा? 0 होगी। ये उत्तर होएगा, आंसर ये निकल कर आएगा। इस प्रकार से, इस प्रकार से हमें समझना। चलिए, सी और सीवी की एसआई यूनिट क्या है, ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सीपी और सीवी की, सीपी सीवी क्या है? इस सीपी क्या है? स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता, हीट कैपेसिटी। और सीवी क्या है? स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता। सी बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन, क्या होता है? क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ये लिखते हैं, एन डेल्टा टी। क्यू क्या है? ऊष्मा, इसकी यूनिट क्या होती है? जूल लिख दिया। एन क्या है? मोल, तो मोल इनवर्स लिख दिया। टी की केल्विन इनवर्स, क्या कर दिया? केल्विन इनवर्स। जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, यही आ गया, जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। देखो इस तरह से हमें निकालनी है। कौन सा अवस्था फलन नहीं है? बताओ भाई, कौन सा अवस्था फलन नहीं है? तो पढ़ चुके हो। ऊष्मा, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी क्या नहीं होते? पाथ फंक्शन होते हैं। आप नोट कर ले, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या है? तीनों ये हैं पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन है, पथ फलन, अवस्था फलन नहीं है। तो ये जो है, मतलब ये अवस्था फलन नहीं है। आदर्श गैस के लिए मुक्त विस्तार में कार्य, आदर्श गैस के लिए मुक्त विस्तार में कार्य क्या होगा? 0 होता है। कोई वर्क नहीं किया जाता, कोई रिपल्सन और अट्रैक्शन नहीं रहता है। फ्री जो होता है मोशन, फ्री एक्सपेंशन, वहां पर W क्या रहता है? 0 रहता है। मुक्त विस्तार में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन क्या रहेगा? 0 रहता है। जब वर्क ही नहीं हो रहा तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन भाई क्या हो जाएगा? 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम कार्य प्राप्त होता है, अधिकतम कार्य कब प्राप्त होता है? जब हमारा प्रक्रम कैसा होता है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय होता है, तब अधिकतम कार्य यहां पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमें इन क्वेश्चंस को सीखना है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और ज्यादा से ज्यादा भाई स्टूडेंट्स को आप शेयर करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो चैट बॉक्स में आप नोट कर दें, लेकिन अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।